सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी। सो इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। और 1 जुलाई से जो कोर्स चलेगा उसमें ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट सब्जेक्ट के जो आपके प्रश्न हैं या टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1 जुलाई से 2 जुलाई से कोर्स आपका स्टार्ट होगा। करंट अफेयर्स का कोर्स अनअकैडमी के अंदर होगा। कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIVE। इस कोड का इस्तेमाल करके जो है आपको ज्वाइन करना है। मई जून का ऑलरेडी हो चुका है, जुलाई से है। 23-24 की तैयारी कर रहे हो तब ज्वाइन करना, 25 की कर रहे हो तो नहीं करना है। सो विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज्ड एंटरप्राइज डे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The World MSME Day observed annually on June 29th since 2017. This year, the MSME Day is being observed under the theme of resilience and rebuilding MSMEs for sustainable development. MSMEs, which typically employs less than 250 people, account for 70% of the total employment and 50% of the GDP in most middle income countries. तो ये अगर आप देखोगे न्यूज़ अलग अलग जगह पब्लिश भी हुई थी। वर्ल्ड MSME Day 2020 थीम सिग्निफिकेंस हाउ दे ओवरकम पैंडेमिक। सो वर्ल्ड MSME डे आपका ऑब्जर्व कब किया जाता है? दैट इज़ जून 27 आपका ऑब्जर्व किया जाता है। और कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है? सिंस 2017। यूनाइटेड नेशन इन इट्स 74th प्लेनरी सेशन ऑन अप्रैल 6, 2017 उसने ये रिकॉग्नाइज़ किया दैट जो MSME है उसका जो रोल है टूवर्ड्स डिफरेंट एरियाज, चाहे वो अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर इनकरेजिंग इनोवेशन या फिर लाइवलीहुड टू लोकल कम्युनिटीज़ को जो प्रोवाइड, उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। फिर MSME की अगर बात करें तो इट अकाउंट्स फॉर फॉर 70% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट। 70% जो एम्प्लॉयमेंट है वो MSME के अंदर है। और लगभग MSME के अंदर लेस देन 250 लोग आपके एम्प्लॉयड रहते हैं। एंड 50% ऑफ GDP इन मोस्ट मिडिल इनकम कंट्रीज, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। एज पर द डेफिनेशन, माइक्रो एंटरप्राइज आर द वन दैट एम्प्लॉय fewer than 10 people. The small enterprise employ fewer than 50 people, and medium sized company is one which has fewer than 250 employees. तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कैटेगराइजेशन है। माइक्रो एंटरप्राइज लेस देन 10, उसके बाद स्मॉल एंटरप्राइज 50 एंड मीडियम साइज जो कंपनी है वो आपके 250 एम्प्लॉयज़ आपके पास रहते हैं। इस बार की जो थीम है दैट इज़ ऑल्सो रिजिलियंस एंड रीबिल्डिंग MSME फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इसकी थीम है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये आपका करेक्ट है। एंड ये आपका इनकरेक्ट है। तो जो आंसर है दैट इज़ 2 and 3। दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू G20 और द ग्रुप ऑफ 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी न्यूज़ देखोगे। जम्मू एंड कश्मीर टू होस्ट G20 मीटिंग इन 2023। It is an intergovernmental forum comprising 19 countries and European Union. It works to address major issues related to the global companies such as international financial stability, climate change mitigation, and sustainable development. Ahmedabad will be hosting the 2023 meeting of G20. Ahmedabad will be hosting. So यहाँ पे देखा जाए तो G20 की अगर बात करें तो इसमें कंट्रीज़ हैं जैसे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, जर्मनी है, फ्रांस है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, USA है। इसको कब फाउंड किया गया था? 1999 के अंदर इसको फॉर्मेशन हुआ था इन रिस्पॉन्स टू जो आपकी कई प्रकार की वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी। जम्मू एंड कश्मीर G20 आपको होस्ट करेगा 2023 में। एंड दिस विल बी द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल समिट टू बी हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उस मतलब जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो अहमदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे लिखा है अहमदाबाद विल बी होस्टिंग, तो इट्स नॉट अहमदाबाद, इट्स जम्मू एंड कश्मीर। ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन है। और कई सारे जो मेजर इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इनको एड्रेस करने के कार्य भी इसमें किया जाता है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, बाकी आपका सही है, दैट इज़ 1 and 2। नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू गिग फोर्स वर्क फोर्स in the country and the recent study released by Niti Aayog, consider the following statement. It is expected to grow to 2.35 crore by 2029 2030 तक ये आपका रीच होगा। और यहाँ पे गिग वर्क फोर्स के कंटेक्स्ट में यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया गिग फोर्स विल ग्रो टू 2.35 करोड़ बाय 2029 to 2023।
2020-30. It is expected to grow 2.35 crore by 2029 से 30. The report broadly classify gig workers, those engaged in livelihood outside the traditional employer engagement into platform, non-platform based worker. At present 47% जो gig workers है is in medium skilled job, 22% high skilled, 31% low skilled job. Trend shows concentration of worker in the medium skill gradually increasing and that of the low skilled and high skilled is decreasing. तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना. तो 8 गिग वर्कर की बात करें तो आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे टेम्प्रेरी अरेंजमेंट होते हैं, जैसे कोई प्लेटफॉर्म बना दिया और वहाँ पे जैसे उबर, स्विगी और कई सारे हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है वो टेम्प्रेरी रूप में कार्य करता है और ऐसा कोई करियर इन्हांसमेंट नहीं होता, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसको कार्य करना पड़ता है. तो दैट एम्प्लॉयज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी. ये जो इकोनॉमी, इसको हम गिग इकोनॉमी भी कहते हैं. जो वर्क फोर्स है वो आपको गिग वर्क फोर्स भी, वी ऑल्सो कॉल इट एज अ गिग वर्क फोर्स. सो एट प्रेजेंट अबाउट 47% ऑफ द गिग वर्क is in medium skilled job and about 22% in high skill and about 31% in the low skilled job. And the trend shows the concentration of worker in medium skill is gradually declining. Medium skill में जो trend दिख रहा है that is declining और that of low skilled and high skilled वो आपका क्या है that is increasing. तो ये trend देखने को मिल रहा है. low skilled और high skilled में it is increasing, ये ध्यान में रखना है. और यहाँ पे मीडियम स्किल में इट इज़ डिक्लाइनिंग. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. फिर कई दूसरे पॉइंट्स भी हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन गिग इकोनॉमी 2020-2021 की अगर बात करें तो दैट इज़ अराउंड 77 लाख. दैट विल इंक्रीज टू 2.35 करोड़. रिपोर्ट ऑल्सो क्लासिफाइज गिग वर्कर्स दोज एंगेज्ड इन लाइवलीहुड आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय अरेंजमेंट, लाइक दे आर नॉट part of a traditional employer-employee arrangement, and into platforms and non-platforms. They can be divided into two parts. One is a platform worker, other is a non-platform workers. So you have platform and non-platform based workers. These platform workers are those whose work is based on online software app or digital platforms. Non-platform workers, when you talk about, are gig workers, are generally casual wage workers. तो ये एक प्रकार से एक प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स है. प्लेटफॉर्म यहाँ मतलब क्या हुआ, जैसे एक अरेंजमेंट आपका बना दिया. अब उसमें क्या है कि उसमें बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें कार्य जो करते हैं दे विल बी अ प्लेटफॉर्म वर्कर्स. और कुछ सर्टन सर्विस प्रोवाइड आपका कर रहे हैं, दे विल बी अ नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर. दे कैन प्रोवाइड सर्टन कैजुअल वेज वर्कर के रूप में वो आपका कार्य कर सकते हैं. तो दो तरीके से ऐसे आपके डिवाइड रहते हैं. फिर कई प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे डिफरेंट लेवल पे जैसे जो इनके सोशल सिक्योरिटी है गिग वर्कर्स के, तो उसको कैसे ध्यान रखा जाए, क्योंकि नीति आयोग के थिंक टैंक ने इसको पब्लिश भी किया है इस रिपोर्ट को, जिस पर बेस्ड सारा का सारा डेटा है. 2021 में गिग वर्कफोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड 2.6% of the non-agriculture workforce or 1.5% of the total workforce in India by 2029 to 2030. Gig workers are expected to form 6.7% of the non-agriculture workforce or 4.1% of the total livelihood workforce in India. ये फैक्ट्स भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि लगभग अगर गिग वर्कफोर्स की बात करें तो नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में 2.6% है, 1.5% जो टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया है उसका ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा बाय 2029 से 30. मतलब जो प्रपोर्शन है गिग वर्कफोर्स का धीरे धीरे बढ़ेगा. अब ऐसे सेंस में सोशल सिक्योरिटी जो कि ट्रेडिशनल जो आपके वर्क स्पेस होता है, तो सोशल सिक्योरिटी एंड ऑल दैट इज़ प्रोवाइडेड, इनको भी प्रोवाइड करें, इस डायरेक्शन में काम करना है. सो हियर दिस इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि बहुत माइन्यूटली यहाँ पे चीज़ें चेंज हुई हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हियर द कंसंट्रेशन ऑफ द वर्कर इन मीडियम स्किल इज ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग एंड दैट ऑफ अ लो स्किल्ड एंड हाई स्किल्ड इज इंक्रीजिंग. तो ये आपका गलत है. बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट 1 and 2. नेक्स्ट देखते हैं. विथ रेफरेंस टू WTO appellant body, consider the following statement. The appellant body was established in 1995 under Article 17 of the Understanding on Rules and Procedure Governing the Settlement of Dispute. It is a standing body of 10 persons that hears appeal from reports issued by panel in dispute brought by WTO members. The appellant body has its seat in Geneva, Switzerland. अब इसमें भी देखोगे तो डाउन टू अर्थ में ये आया था. 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फेल्स टू रिवाइव WTO appellant body. सो यहाँ पे क्या है, इफ़ यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पे appellant body was established, कब स्टैब्लिश की, 1995 में, अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट.
इसके तहत इसको इस्टाब्लिश आपका किया गया, अपलैंड बॉडी जो इस्टाब्लिश किया गया 1995 में अंडर आर्टिकल 17। फिर है इट इज़ अ स्टैंडिंग बॉडी ऑफ 7 पर्सन, 7 पर्सन हैं दैट हियर अपील फ्रॉम रिपोर्ट्स इशूड बाय पैनल डिस्प्यूट ब्रॉट बाय WTO। तो बहुत सारे WTO मेंबर्स हैं, अगर उनका कोई डिस्प्यूट है फिर उसमें डिसीजन होते हैं WTO के विदिन, तो वहाँ पे उसके खिलाफ अपील किया जा सकता है अंडर WTO अपलैंड बॉडी। अपलैंड बॉडी का जो सीट है, जो आपका सीट है, दैट इज़ जिनीवा स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे there are not 10 members, rather you have a 7 persons. It is a standing body of a 7 persons that here appeals from reports issued by panels and dispute brought by WTO members. तो अपलैंड बॉडी हैज़ इट्स सीट्स इन जिनीवा स्विट्जरलैंड। तो ये आपका सही है, ये गलत है, ये आपका सही है। तो जो आंसर है दैट इज़ 1 and 3, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये आपका न्यूज़ में काफ़ी था भी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की जब हम बात करते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो इन न्यूज़। तो है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो देखो इसमें क्या है कि अभी बहुत सारे डिफरेंट जो ऐप्स हैं, बहुत सारे जो डिफरेंट ऐप्स हैं, जैसे फूड से रिलेटेड एक ऐप है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा ऐप है, फिर आपका कुछ बाय करना है अमेज़न फ्लिपकार्ट का अलग ऐप है। तो अगर कोई एक ऐप को यूज़ कर रहा है तो दूसरे ऐप में उसका ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। दूसरा, जैसे UPI में अगर आपके पास फ़ोनपे है, गूगल पे है, तो आप फ़ोनपे गूगल पे का मतलब वहाँ किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो QR कोड का इस्तेमाल करके। ऐसी फैसिलिटी ये जो डिफरेंट ऐप्स हैं जो कि ई-कॉमर्स से रिलेटेड है, उसमें ऐसी फैसिलिटी आपकी नहीं है। अब इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है अंडर द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऐप्स जो हैं अपने आप को रजिस्टर करेंगे। आफ्टर द रजिस्टर, जब वो रजिस्टर करेंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो भी इसका हिस्सा है वो एक ऐप का अगर हिस्सा है तो डिफरेंट ऐप के माध्यम से बाय सेल कर सकता है। तो जैसे एक फिजिकल स्पेस में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे व्हाट बेसिकली हैपन्स कि अगर आप किसी एक फिजिकल स्पेस में गए और उस फिजिकल स्पेस के अंदर, उस पूरे फिजिकल स्पेस में आप कोई चीज़, जैसे दुकान के सामने या बाज़ार में कहीं खड़े हो, तो वहाँ पे आपको कहीं पे रेस्टोरेंट मिल जाएगा, कहीं पे आपको गाड़ी मिल जाएगी, इन द सेंस कैब मिल जाएगी, कहीं आपको अगर कुछ ख़रीदना है तो दुकानें मिल जाएंगी। तो ये नॉर्मल फिजिकल स्पेस है, मतलब अपॉर्चुनिटी वहाँ सबके पास रहती है। लेकिन अभी डिजिटल स्पेस में क्या होता है कि कुछ बड़े बड़े जो ऐप्स हैं उन्होंने मोनोपोली बना रखी है और उनके आपस में भी इंटरकनेक्शन नहीं है। तो ये ओपन जो नेटवर्क है फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसके माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि कैसे इस स्पेस के अंदर जो डिफरेंट आपके रजिस्टर्ड ऐप्स के यूज़र्स हैं वो, या डिफरेंट ऐप भी जो रजिस्टर होंगे, उसके आपस में भी ट्रांजेक्शन हो सके, बाय सेल आपका किया जाए। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। सो वी कैन से कि इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट, इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन that will offer a network to enable local digital commerce store across industry to be discovered and engaged by any network enabled application. It is a hosting platform and all existing digital commerce application and platform can voluntarily choose to adopt and be a part of it. यहाँ पे ये ध्यान रखना, इट्स अ वॉलंटरी इनिशिएटिव, ऐसा नहीं किसी आपको ज़बरदस्ती कहा जाएगा आप इसका हिस्सा बनो। द ONDC aims to enable buying of a product from a participating e-commerce platform by consumer through a single platform. तो तीनों ही जो स्टेटमेंट है ऑल आर करेक्ट, मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बाय सेल किया जा सके। फिर ये एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें डिफरेंट डिजिटल कॉमर्स एप्लीकेशंस आपके प्रेजेंट रहेंगे और कंपलसरी नहीं है, इट्स अ वॉलंटरी, कोई भी आपका इसका हिस्सा बन सकता है। इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट विल ऑफर अ नेटवर्क टू इनेबल लोकल डिजिटल कॉमर्स स्टोर्स अक्रॉस इंडस्ट्री टू बी डिस्कवर्ड एंड एंगेज्ड बाय एनी नेटवर्क इनेबल्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही, ये सही है, ये सही है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो यहाँ पे दिस सेशन वॉज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, तो मैंने ट्राई किया है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में कैसे कैसे टॉपिक्स प्रीलिम्स में निकलते हैं। तो ये जुलाई का कोर्स शुरू हो रहा है, 2 जुलाई से शुरू होगा, ठीक है। तो कोड यूज़ करना है SPLIVE और इसका हिस्सा आपको बनना है। तो इसमें क्लास में ही नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको करंट अफेयर्स में और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप अपना जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहती है, कंप्लीट कोर्स ऑन डेली करंट अफेयर्स फॉर जुलाई। तो SPLIVE इस कोड का इस्तेमाल करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप मेरा कोर्स तो कर ही सकते हैं, साथ में सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं। आज लास्ट डे है, 20% ऑफ एंड ऑल जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है 12 मंथ का। तो इसमें एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बाकी दूसरे जो ऑप्शनल आपको पढ़ने होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे ऑप्शनल आपके अवेलेबल है। तो GS पर एग्रीकल्चर दोनों का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 1 ईयर
2 ईयर्स इस तरीके से, और बाय यूजिंग द कोड SPLIV। तो 20% का जो ये ऑफ है, इसमें आप सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, मतलब एक नहीं। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, 20% ऑफ भी है, और आप जोड़ सकते हैं और सारे सब्जेक्ट्स का करके अपना जो पढ़ाई का मोमेंटम है उसको मेंटेन कर सकते हैं, और सारे जितने भी बैच कोर्सेस हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।